Hello, good morning, everyone. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट करते हैं विद द लास्ट लेक्चर ऑफ डिटरमिनेंट मैट्रिक्स। आज के लेक्चर में जो इसका आखिरी टॉपिक है, इसका एप्लीकेशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये पढ़ना है। ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ ही रहा है। और ये पूरा पार्ट अलग है। अब तक अपन ने जो पढ़ा था, पहले मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा, फिर डिटरमिनेंट के बारे में पढ़ा, फिर इनकी प्रॉपर्टीज देखी, एडजॉइंट मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स, तो वो बहुत वास्ट पोर्शन था, वहां से तो क्वेश्चन आना ही है। और एक ये लास्ट पोर्शन है। ठीक है, जनरली इसके क्वेश्चन बहुत ईजी रहते हैं, तो अगर इस पोर्शन को अच्छे से पढ़ लिया आप लोगों ने और इसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया, तो इसके क्वेश्चन 99% चांस है कि आप इसमें गलती नहीं करोगे, क्योंकि इसके क्वेश्चन में ज्यादा पैटर्न नहीं, कुछ ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और वो अगर आ गए तो आपका क्वेश्चन 4 मार्क्स देके आपको जरूर जाए। अगर आप कैलकुलेशन मिस्टेक ना करो, प्रॉपरली इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो ये एक ऐसा पोर्शन है पूरे जेई में जो सबसे, मतलब इसको बोलते हैं स्कोरिंग है, क्योंकि इजी भी है, ज्यादा वेराइटी नहीं है, थोड़ा सा ही कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट को अगर आपने समझ लिया, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया, तो जेई के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझना इस टॉपिक को, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो बेसिकली डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस का ये एप्लीकेशन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें हम क्या देखते हैं कि अगर मेरे पास एक से ज्यादा इक्वेशन है, दो हो गई इक्वेशन या 3 इक्वेशन हो गई, उनको सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 9th-10th में हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो उसमें हमने देखा था फॉर एग्जांपल 2x - 3y = 5। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन मान लो x + y = 7। ठीक है, अब ये 2 इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन हमको पता है ज्योमेट्रिकली एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। अगर मैं इसको प्लॉट करूंगा ग्राफ पेपर पे, ठीक है, अगर मैंने इसको प्लॉट किया तो ये कोई ना कोई लाइन होगी। सपोज मैं यहाँ पे भी रैंडमली मान लो एक लाइन बनाती। दूसरी इक्वेशन x + y = 7, ये भी कोई ना कोई एक लाइन होगी, तो मान लो मैंने वो दूसरी लाइन यहाँ बना दी। ठीक है, अब ये 2 तरह की लाइन है। अब 2 तरह की लाइन जो होती है वो किस तरह से बिहेव कर सकती है? 2 लाइंस जो होती है, बताओ क्या क्या हो सकता है 2 लाइंस के बीच में, मतलब किस तरह की हो? या तो पैरेलल हो, है ना, बोलो, इंटरसेक्टिंग। या तो पैरेलल हो, वेरी गुड, या फिर इंटरसेक्टिंग हो, या फिर एक और होता है, एक और केस। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। हाँ वो तो पता है, लेकिन वो लाइंस कैसी होती है इनफाइनाइट सॉल्यूशन में? दोनों लाइंस कैसी, एक पैरेलल हो, तो पैरेलल के केस में सॉल्यूशन कैसा मिलेगा? सॉल्यूशन का मतलब क्या? एक्स और वाई की वो वैल्यू जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, है ना, ये इसका क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। आ रहा है समझ में? बोलो। यस सर। है ना, एक्स और वाई की वो वैल्यू जो इनको सेटिस्फाई करे, वो इसका क्या होगा? सॉल्यूशन। अगर लाइंस पैरेलल है तो सॉल्यूशन कैसा होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। नहीं, अगर लाइंस पैरेलल है, देखो अगर लाइंस पैरेलल है, अच्छा मुझे यहाँ पे पता, इंटरसेक्टिंग है तो कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? से एक एक सॉल्यूशन। हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन या फिर वन सॉल्यूशन। अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, और ये वो पॉइंट होगा जिसके कोऑर्डिनेट x, मान लो x0, y0 है। अब ये x0, y0 इस लाइन L1 को भी सेटिस्फाई करेंगे, लाइन L2 को भी सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि ये दोनों पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो यही इसका क्या हो गया? सॉल्यूशन, x0 और y0। ये इसका क्या हो गया? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब x और y की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे, है ना? आ रहा है समझ में? तो इस केस में हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो अगर आप लाइन पैरेलल होगी तो कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? 0। बोलो। 0 सॉल्यूशन, या फिर क्या बोलते हैं इसको हम? नो सॉल्यूशन, है ना, क्योंकि ये कभी इंटरसेक्ट करेगी क्या? बोलो, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो कोई भी इनमें कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। तो पैरेलल लाइंस के केस में क्या होता है? नो सॉल्यूशन। और एक होती है कोइंसाइडिंग लाइन, मतलब अगर लाइन एक के ऊपर एक लाई कर जाए, क्या कर जाए? एक के ऊपर एक लाई, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कोइंसाइडिंग लाइन। तो उस केस में हमारे पास सॉल्यूशन कैसा आएगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और कोइंसाइडिंग लाइन। क्लियर हो गया यहाँ तक? बोलो। यस सर। है ना? यस सर। तो सबसे पहले तो हमें यही पता करना पड़ेगा कि लाइंस कैसी है, पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसाइडिंग है। पैरेलल है तो डायरेक्टली हम बोल देंगे नो सॉल्यूशन, हमें कोई सॉल्यूशन मिलना ही नहीं है, मतलब एक्स और वाई की कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं जो इनका सॉल्यूशन निकले। तो पहला केस, अगर लाइंस पैरेलल है तो हम बोल देंगे नो सॉल्यूशन। सेकंड, अगर थर्ड मान लो अगर कोइंसाइडिंग है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, और इंटरसेक्टिंग है तो एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अब ये पैरेलल होगी, इंटरसेक्टिंग होगी, कोइंसाइडिंग होगी, ये पता करने का क्या तरीका था? कैसे पता करेंगे कि लाइंस पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसाइडिंग? फॉर एग्जांपल नॉर्मल जनरल इक्वेशन ले लो, a1x + b1y
प्लस C1 इक्वल टू 0, ये पहली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सेकंड इक्वेशन मान लो बोल दिया A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो मान लो ये दो इक्वेशन, दो वेरिएबल वाली दो इक्वेशन है, ठीक है। अब इनको सॉल्व करना है। अब मुझे पता करना है कि किस टाइप का सॉल्यूशन है, तो कैसे पता करेंगे? पैरेलल सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग, कोइंसाइडिंग, कैसे पता करते थे? सोचो थोड़ा सा, 10th क्लास में था। A1 by A2 equal to B1 by B2 equal to हाँ। C1 by C2. ये A1 A2 B1 B2 और C1 C2 इनका रेशियो निकालते थे। A1 by A2 का रेशियो निकालोगे, B1 by B2 की वैल्यू निकालोगे और C1 by C2 की वैल्यू पता करोगे। किसकी वैल्यू पता करोगे? C1 by C2। ये कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी इन तीनों की। अब पैरेलल के केस में इनकी वैल्यूज कैसी रहेगी? कौन सा कंडीशन होगा पैरेलल का? सेम, मतलब One. तीनों क्या होंगे? इक्वल। मतलब A1 पक्का, A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 और C1 by C2 में क्या होना चाहिए? इक्वल के नॉट इक्वल? Equality. Follow. नॉट इक्वल होता था, ठीक है। अगर A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 नॉट इक्वल टू C1 by C2 तो क्या होता है? पैरेलल केस। और कोइंसाइडिंग केस में क्या होता है? तीनों इक्वल। कोइंसाइडिंग मतलब लाइन अगर सेम हो गई, तो सेम लाइन कब होगी? जब इनके रेशियो आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। आया ना? Yes sir. आ रहा है समझ में? बोलो, यहां तक क्लियर है? यस सर, यस सर। अब बताओ इंटरसेक्टिंग का केस का क्या होता था? एक सेकेंड ना। हेलो, हाँ सॉरी। अब बताना मुझे क्या कंडीशन आएगी इंटरसेक्टिंग लाइन की, जल्दी से। कोई भी इक्वल नहीं होगा। हाँ, A1 by A2 नॉट इक्वल टू B1 by B2 ऐसा लिखना है। C1 C2 इक्वल हो तो भी चलेगा, लेकिन जो मेन x और y के कोएफिशिएंट है वो इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ तक समझ में आया? Yes sir. अब देखो, अनम्यूट करना, बैकग्राउंड का किसी का नॉइज आ रहा है। अब देखो इसी को डिटरमिनेंट से कैसे रिलेट किया उन्होंने, वो समझते हैं। A1 by A2 नॉट इक्वल टू B1 by B2, ये मेरा केस आ गया यूनिक सॉल्यूशन का। A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 नॉट इक्वल टू C1 by C2, ये सॉल्यूशन था, ये नो सॉल्यूशन का केस, और ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस। लेकिन ये तो तब जब दो इक्वेशन दो वेरिएबल हो, तो ये हमने ऑलरेडी बचपन में सीखा था। अब इसको डिटरमिनेंट से कैसे रिलेट किया गया उसको समझना अच्छे से, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे अभी तुमको क्या बताया, A1 by A2 नॉट इक्वल टू B1 by B2, ये मेरा केस है फॉर यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसी को मैं इक्वेट करूंगा। अगर मान लो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको? A1 इंटू B2 इज नॉट इक्वल टू B1 इंटू A2, है ना? बोलो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही आएगा। बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes sir. ठीक है। अब मान लो इसको इधर भेजोगे तो A1 B2 माइनस B1 A2 नॉट इक्वल टू 0, है ना? ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। अच्छा, Yes, क्या sir. मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ डिटरमिनेंट के फॉर्म में? यहाँ पे A1 लिख दिया, यहाँ पे B1 लिख दिया, यहाँ A2 लिख दिया, यहाँ B2 लिख दिया। देखो ध्यान से, क्या यही लिखा हुआ है? Yes sir. है ना? तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि इसका जो बेसिकली वेरिएबल, मतलब वेरिएबल के साथ जो कोएफिशिएंट है उसका डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो है, इसको अगर मान लो मैं डी से बोल रहा हूँ, इसका डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो है तो मेरे पास कैसा सॉल्यूशन आएगा? यूनिक सॉल्यूशन, है ना? तो ये यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन हो गई। और इसके अलावा बच्चे में जो भी केस होंगे, उन दोनों केस में क्या था? देखो A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2, और यहाँ पे भी A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2। अगर डिटरमिनेंट ये वाले केस हुई तो उस केस में मतलब अगर A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 अगर ये वाला केस हो आया तो हमें पास दो केस बनेंगे, या तो नो सॉल्यूशन आएगा, है ना? Yes sir. या फिर कैसा सॉल्यूशन आएगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इसको भी अपन डिटरमिनेंट के फॉर्म में अगर लिख दूं तो बेसिकली ये अगर डिटरमिनेंट डी अगर इक्वल टू 0 हो गया तो मेरे पास दो केस बनेंगे, या तो नो सॉल्यूशन या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्लियर है? ये Yes दो sir. वेरिएबल में हमने इक्वेट किया, सेम केस हम करते तीन वेरिएबल में। तो तीन वेरिएबल के केस में भी हम यही पता कर सकते हैं किस तरह का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अगर मान लो यूनिक सॉल्यूशन आया तो हम निकाल लेंगे एक्स और वाई की वैल्यू क्या आएगी। नो सॉल्यूशन आया तो डायरेक्ट बोल देंगे इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन आया तो अपन को के या किसी कांस्टेंट के टर्म्स में उसके सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे, किसी वेरिएबल टी के टर्म्स में, सॉरी पैरामीटर टी के टर्म्स में। मान लो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2t, वाई की वैल्यू आ जाएगी 3t,
और z की वैल्यू हो जाएगी 4t और t के अलग अलग वैल्यू पे आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो ये वो वाला केस हो जाएगा। अब देखो ये आ गया आपका रूल। अब सॉल्यूशन निकालने के लिए दो तरीके होते हैं, एक होता है एडजॉइन वाला मेथड, क्या आप ax इक्वल टू b के टर्म्स में इक्वेशन लिखो और फिर वो जैसे बेसिकली सॉल्यूशन निकालने के तीन अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। आप मान लो इस इक्वेशन को ax इक्वल टू b लिख दोगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इनवर्स इंटू b, a इनवर्स और b को मल्टीप्लाई करोगे तो x आ जाएगा। ये एक पहला तरीका। सेकंड तरीका होता है क्रैमर्स रूल। सेकंड तरीका क्या होता है, क्रैमर्स रूल। और थर्ड तरीका होता है बस ये इनवर्स वाले, बस ये दो मेन तरीके हैं, ठीक है। एक तो ax इक्वल टू b लिखो और x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b लिखो। सेकंड रूल होता है क्रैमर्स रूल और जेई में हम इसी को यूज करेंगे क्योंकि ये आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएगा। आ रहा है समझ में? यस सर। अब ये क्रैमर्स रूल क्या होता है पहले वो समझते हैं, उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन वापस से। तो सबसे पहले क्रैमर्स रूल को अच्छे से पढ़ते हैं। तो ये रूल है यूज्ड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ। अब इसका मुझे सॉल्यूशन निकालना है। क्या निकालना है, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए क्रैमर्स रूल का यूज करेंगे। तो क्रैमर्स रूल में आपको क्या करना है, क्या करते थे याद आ रहा, चार तरह के डिटरमिनेंट निकालते थे, D1 D2 D3। हाँ D1 D2 D3 बोल दो या dx dy dz बोल दो, आया ना, एक ही यस बात। सर। नेमिंग कुछ भी कर सकते थे। तो या तो d निकालो, dx dy और dz की वैल्यू। अब d मतलब सारे x y z का कोफिशिएंट, जितने भी x y z है उनका कोफिशिएंट। तो जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा a1 a2 a3, यहाँ पे क्या हो जाएगा b1 b2 b3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा c1 c2 c3, आया ना। यस सर। बोलो, ये हो जाएगा d, मतलब जो भी x y z के कोफिशिएंट है उनके यहाँ पे लिख देंगे। इसका डिटरमिनेंट आपका d की वैल्यू देगा। ध्यान से देखते जाना, किसी को डाउट है तो पूछ लेना। अब dx में सिर्फ जो x वाले कोफिशिएंट है वो रिप्लेस होंगे, बाकी सब सेम रहेंगे। मतलब यहाँ पे b1 b2 और c1 c2 c3 में कोई चेंज नहीं आएगा। बस ये जो x वाले कोफिशिएंट है इसकी जगह क्या आ जाएगा, D1 D2 D3। हाँ ये जो कांस्टेंट टर्म है ये आ जाएगी d1 d2 d3। तो ये आपका आ जाएगा dx वाला डिटरमिनेंट। अब सेम में dy वाले डिटरमिनेंट में क्या होगा, y वाला चेंज होगा, x और z के सेम रहेंगे। मतलब x a1 a2 a3 और ये c1 c2 c3 ये सेम रहेगा और y वाले की जगह आ जाएगा d1 d2 d3। और dz जब निकालेंगे तो z वाला चेंज कर देंगे और बाकी सब सेम रहेंगे। मतलब एक सेकंड, याद है आपको ये सब पहले यस सर। यस सर। फटाफट इसको आगे बढ़ के फिर क्वेश्चन सॉल्विंग में जाएंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 ये सेम रहेगा। अब सिर्फ यहाँ पे वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा d1 d2 d3 और यहाँ पे z की जगह आ जाएगा d1 d2 d3। अब मुझे ये बताओ, ये तो चलो अपन ने चारों वैल्यू निकाल ली सर। अब मुझे बता x की वैल्यू कितनी आएगी और y कितना आएगा और z कितना आएगा। अगर मान लो यूनिक सॉल्यूशन है, अगर मान लो यूनिक सॉल्यूशन फॉर एग्जांपल इफ यूनिक सॉल्यूशन, इसका मतलब एक यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, तो उस केस में एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आएगी, एक्स कैसे निकालेंगे बेसिकली और वाई कैसे निकालेंगे और जेड कैसे निकालेंगे। Sir, x equals to dx upon d. हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। x इक्वल टू आ जाएगा dx, ये जो डिटरमिनेंट dx की वैल्यू, ये डिटरमिनेंट है, कोई ना कोई सिंगल वैल्यू देगा और ये सबकी वैल्यू Yes, क्या आएगी, sir. कुछ वैल्यू आएगी। तो dx अपॉन d कर दोगे तो उससे x की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली y कितना हो जाएगा, dy by d। dy बाई डी, वेरी गुड। और z कितना हो जाएगा, dz by d। वेरी। ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। x को निकालने का तरीका, इसको इसके साथ डिवाइड कर दो, y को निकालने का तरीका इस वैल्यू को इसके साथ डिवाइड कर दो, z को निकालने का इसको इससे डिवाइड कर दो, है ना, कर पाओगे। यस सर। वेरी गुड। तो ये x y z अगर यूनिक सॉल्यूशन आया तो x y z को निकालने का ये तरीका है। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। ठीक है। तो ये आपका क्रैमर्स रूल हो गया, dx dy dz आप निकाल लोगे और यूजिंग क्रैमर्स रूल हम x y z मतलब बेसिकली तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि दो इक्वेशन दो वेरिएबल रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन, है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। तो ये तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल, ये क्या रिप्रेजेंट करता है ज्योमेट्रिकली, एनीवन? प्लेन। अगर इसको हाँ वेरी गुड, इसको अगर मैं प्लॉट करूं तो ज्योमेट्रिकली ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, प्लेन को। ये प्लेन की इक्वेशन याद आ रहा है, 3D में प्लेन की इक्वेशन जो लिखते थे, यस सर। है ना। तो अगर तीन प्लेन एक मतलब एक यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, मतलब वो तीन प्लेन किसी एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तीन प्लेन अगर पैरेलल हो गए, तीनों के तीनों प्लेन क्या हो गए, पैरेलल, तो आपका नो सॉल्यूशन आएगा। और तीनों के तीनों प्लेन अगर मान लो किसी एक लाइन वन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा तो आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना, 3D में भी काम आता है ये।
कि ये जो इक्वेशन है a1x plus b1y plus c1z equal to d1, this represent geometrically represent equation of the plane. क्या है ये? इक्वेशन ऑफ प्लेन है, ठीक है। अब क्रैमर्स रूल हमने समझ लिया, यहां से हम एक्स वाई जेड के सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आपको ये चार डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा, सिर्फ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, ठीक है यहाँ तक। चलो Yes, sir. एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया मैंने, जल्दी से इसका सॉल्यूशन निकाल दो। छोटा सा एग्जांपल है, फटाफट सब लोग ट्राई कर लो। एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से प्रैक्टिस हो जाएगी एक बार। और निकाल के मुझे बताओ डी कितना आ रहा है, dx कितना आ रहा है, dy कितना आ रहा है और dz कितना आ रहा है। और फिर फाइनली एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है। किसी को भी डाउट आए तो पूछ लेना। आया आंसर, बोलो। कर रहे हो ना सॉल्व के नहीं? सर कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी से। कितना टाइम लग गया? 3 2 -4 तो हो जाएगा 1 × 4 - 2 -1 × चाहो तो आप इन दोनों को सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हो ताकि कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए, क्योंकि डेटा में हम रो ऑपरेशन लगाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे अगर मैं एक रो ऑपरेशन लगा दूं, सपोज r1 चेंजेस टू r1 - r2, r1 - r2 कर दोगे तो ये हो जाएगा 0 2 0 1 - 1 1 3 2 -4 प्लस माइनस प्लस, इसके ऊपर ओपन कर दोगे तो -2 × -4 तरीके से करा है R1 R2। ये ऑपरेशन लगाया, रो ऑपरेशन सिखाया था ना। डिटरमिनेंट के केस में रो ऑपरेशन लगाने से डिटरमिनेंट की वैल्यू में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब ये वाला ऑपरेशन ri चेंजेस टू ri प्लस के rj, ये वाला अप्लाई अगर कर दोगे, ठीक है, तो उस केस में आपका डिटरमिनेंट की वैल्यू में कुछ फर्क नहीं पड़ता। और ये हम अप्लाई करते हैं ताकि डिटरमिनेंट थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाए। तो यहाँ पे मैंने r1 को r2 से माइनस कर दिया, तो 1 - 1 0 1 - 1 0 और ये 1 + 1 2 हो जाएगा। अब इस r1 के अबाउट ओपन कर दूंगा तो प्लस माइनस प्लस -2 × इसको और इसको छिपा देंगे तो -4 -3 हो जाएगा, -7 -7 ये कितना हो जाएगा 14 आ रहा था। यस सर। और dx निकालने के लिए आप अगेन कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस कर दोगे, ये तो सेम रहेगा। कांस्टेंट टर्म जो होंगे
पहली रो पहला कॉलम एक्स के कोएफिशिएंट चेंज हो जाएंगे 6, 2 और -5 से, तो इससे आपका dx आ जाएगा, आया ना। इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही थी dx की? 14। यस सर। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, बाकी लोग किसी और का कुछ आ रहा है तो। dy में क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा 6 to -5, ये सेम रहेगा। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 28। पक्का? ठीक। यस सर। और dz में लास्ट वाली रो आपकी चेंज हो जाएगी 6 to -5 से, बाकी सेम रहेगा। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? dz निकाला किसी ने? बोलो। r1 और r2 कितने आ रहा है? सर 20। ठीक। अभी तक dz नहीं निकाला, बाकी लोगों का कितना आ रहा है dz? बोलो, यही आ रहा है? क्लास में कुछ कर रहे हो कि भी नहीं? हेलो, आंसर करो, ये dz निकाला है कि नहीं निकाला है आप लोगों ने? हेलो, आवाज आ रही है? सर 42 आया। अलग 42 आया। देख लो फटाफट। 1 क्या बोर्ड ओपन करोगे तो 5 -4 -1 इंटू, कैलकुलेशन कैसे मिस्टेक कर रहे समझ ही नहीं आ रहा है मेरे को, -5 -6 और +6 इंटू 2 + 3, 42 यार। तो ये आ जाएगा 1। ये हो जाएगा। आप मेरे को इसी में टाइम लगवा दोगे तो फिर तो आगे कब पढ़ेंगे अपन, आप लोग सॉल्व करा करो ना, आपको दिया रहता है तो। कैलकुलेशन ये तो आनी चाहिए ना, डिटरमिनेंट सॉल्व करना नहीं आता है क्या पूरा चैप्टर एंड होने आगे? सर मेरा 42 आया। ठीक है, ये हो जाएगा 5 6 30, 42 करेक्ट है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आपको जल्दी जल्दी करके देनी चाहिए ना, तभी तो अपन आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो फिर वो ये थ्योरी कवर हो जाएगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस कम होंगे। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, dx अपॉन डी। dx अपॉन डी मतलब 14/14, तो x कितना आएगा 1, आ रहा था 1। यस सर। y आ जाएगा dy अपॉन डी, तो y की जगह 28/14, 20/14 2, और z की जगह आ जाएगा dz अपॉन डी, dz मतलब 42/14, ये कितना आएगा 3। फाइनल आपका आंसर कितना है, x इक्वल टू 1 2 एंड 3। क्या है, समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो थोड़ा फास्ट रिप्लाई करो, अनम्यूट करके बोलते जाओ ताकि अपन जल्दी जल्दी आगे बढ़े। तो ये पहला था आपका क्रेमर्स रूल। आपको सॉल्यूशन निकालना नहीं आएंगे, आपको जो जेईई में क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे अननोन निकालने के लिए, पर ये बेसिक तो पता ही होना चाहिए एक सॉल्यूशन निकालने का तरीका क्या होता है। dx अपॉन डी, dy अपॉन डी, dz अपॉन डी, इससे x y z की वैल्यू निकलेगी, तो यहाँ पे हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मान लो इस टाइप की इक्वेशन आई तो कैसे सॉल्व करोगे? 1/x को u। 1/x। बस ये कर लेना। इसको आगे मैं हल्का सा हिंट दे रहा हूँ, 1/x को u मान लेना, 1/y को v मान लेना, 1/z को t मान लेना, और u v और t में 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल बन जाएंगे, तो आपके पास ये आ जाएगा, u v और t की वैल्यू आ जाएगी जैसे अभी निकाला, फिर उसको इनसे इक्वेट करोगे तो x y z आ जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पे x स्क्वायर को u, y स्क्वायर को v और z स्क्वायर को t मान लेना, तो सेम ये भी हो जाएगा। ठीक है, चलो अब मेन इंपॉर्टेंट ये जिसपे अपन को क्वेश्चन आएंगे जेईई में, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं और कैसे उसको पता करना है, ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, x को निकालने का तरीका क्या था, अपने पास dx अपॉन डी, y को निकालने के वाला फॉर्मूला हमारे पास था dy अपॉन डी, और z को निकालने के लिए फॉर्मूला है dz अपॉन डी। ये 3 फॉर्मूले मेरे पास x y z निकालने के। अब इसमें अगर मैं बोलूं फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो d अगर नॉन जीरो है, जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में d आ रहा है, d मतलब आपको पता है ना क्वोशिएंट, है ना? यस सर। a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3, जो भी अपन ने निकाला था। तो अगर ये d अगर नॉन जीरो है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर ये d की वैल्यू कुछ ना कुछ आ रही है, 1 2 3 5 -1 -2 -7 कुछ भी आ रही है, मतलब नॉन जीरो अगर है, तो अपन को किस टाइप का सॉल्यूशन मिलेगा? यूनिक यूनिक सॉल्यूशन। इस तरह का सॉल्यूशन मिला मतलब कोई ना कोई सॉल्यूशन आएगा, एक सिंगल सॉल्यूशन आएगा, मतलब कैसा सा लेगा यूनिक सॉल्यूशन, जैसा कि अभी अपन ने सीखा था टू वेरिएबल में भी। लेकिन अगर मान लो ये डिनोमिनेटर है अगर जीरो हो गया,
कि अगर डिनोमिनेटर क्या हो जाए 0 तो फिर अपने पास दो केस बनेंगे, हाँ है ना? यस सर। या तो आएगा नो सॉल्यूशन का केस या फिर होगा इनफाइनाइट Finite. सॉल्यूशन। वेरी गुड। अब नो सॉल्यूशन का क्या केस होता था? अगर डी 0 है तो इसके बाद या तो नो सॉल्यूशन आएगा या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। आप इन दोनों में से कैसे पहचानेंगे नो सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन? अगर कोई D1 या D2 अगर नॉन जीरो होगा तो इनफिनिट मतलब नॉन सॉल्यूशन आएगा। हाँ वेरी गुड। अगर डिनोमिनेटर 0 है लेकिन न्यूमरेटर में से अगर कोई वैल्यू नॉन जीरो आ गई, फॉर एग्जांपल dx dy में कोई वैल्यू आ गई 2/0, तो ये तो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा, है ना? ये डिफाइन होता है Yes, क्या? sir. नहीं होता है। No, तो हम sir. यहाँ से क्या बोल सकते हैं? अगर डिनोमिनेटर 0 है और न्यूमरेटर में dx dy और dz में कम से कम एटलीस्ट वन कोई नॉन जीरो आ जाए, एटलीस्ट एनी वन इज नॉन जीरो। अगर इसमें से कोई नॉन जीरो टर्म आ जाए, तो अगर मान लो न्यूमरेटर में नॉन जीरो टर्म, डिनोमिनेटर में जीरो वाली टर्म, तो उस केस का मेरा सॉल्यूशन क्या बनेगा? नो सॉल्यूशन। वो मेरा केस कैसा रहेगा? नो No, सॉल्यूशन। इसमें से कोई से कम कोई एक अगर नॉन जीरो है और डिनोमिनेटर जीरो, तो मेरा केस बनेगा नो सॉल्यूशन। क्या है, समझ में आया? Yes, sir. और इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होगा? D1 D2 D3 जीरो होने चाहिए। हाँ, ये सारे के सारे कैसे हो जाए? जीरो हो जाए। अगर ये सारे के सारे जीरो है, न्यूमरेटर भी जीरो, डिनोमिनेटर में जीरो, मतलब आपका कैसा आ जाएगा? पैरेलल प्लेन्स। प्लेन्स कैसे हो जाएंगे? पैरेलल। वो पैरेलल प्लेन के केस में अपने पास क्या आएगा? नो सॉल्यूशन। ये समझ में आ गया क्या? यस सर। तो आपका मेन तो क्या है? डी है, कैपिटल डी, जो आप डी निकालोगे। अगर डी मान लो नॉन जीरो आ गया तो डायरेक्ट बोल देंगे यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक्स वाई जेड की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। डी अगर जीरो आ गया तो फिर अपन को वापस से डीएक्स डी वाई डीजेड निकालना पड़ेगा कोई एक। अगर कोई एक भी अगर नॉन जीरो तो डायरेक्ट बोल देंगे नो सॉल्यूशन। और तीनों के तीनों, चारों के चारों जीरो आ गए तो अपन क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्लियर है? यस सर। बोलो। वेरी सर गुड। अब इस पे क्वेश्चंस करते हैं, जेई में किस तरह के क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है, ये आप देख लेना घर पे। ठीक है, फाइंड द सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करोगे? कैसे पता करोगे? अगर मान लो नॉर्मल क्वेश्चन आया तो सबसे पहले क्या निकालोगे? D निकालेंगे। डी निकाल लेना। डी मतलब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 1 2 3 1 1 2 1 -1 4, ये आपका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया डी। अब इसकी वैल्यू अगर मान लो जीरो आ गई तो फिर आपको dx dy dz निकालना पड़ेगा। नॉन जीरो आ गई तो डायरेक्ट बोल दोगे यूनिक सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल अगर इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पता करूं तो इसको कुछ भी कर दो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कर दो, या फिर कुछ भी, या फिर 1 से निकाल लो डायरेक्टली। तो 1 के साथ आ जाएगा 4 + 2, -1 के साथ आ जाएगा क्या? 8 + 3, और 1 के साथ आ जाएगा अगेन 4 - 3। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 6 माइनस, ये कितना हो जाएगा? 11 11 + 1। तो क्या ये जीरो के बराबर है? नॉन जीरो। तो सॉल्यूशन कैसा आएगा? यूनिक। Unique. आगे समझ में? तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं। अगर तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल वाली इक्वेशन देते तो सबसे पहले डी निकाल लो, और नॉन जीरो आता डायरेक्ट बोल दो यूनिक सॉल्यूशन। अगर ये जीरो आ जाता तो फिर मुझे dx dy dz कम से कम एक निकालना पड़ता। मान लो उसमें dx dy dz तीनों जीरो तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कोई एक भी नॉन जीरो तो यूनिक, क्या बोल देंगे? नो सॉल्यूशन। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब एक देखो जेई का एक क्वेश्चन 2018 का, बोले यहाँ पे तीन सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, अगर इनका यूनिक सॉल्यूशन है तो जो सेट एस है वो किस तरह का होगा? तो तीन इक्वेशन आपको ये दी है। पहली इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये, और तीसरी इक्वेशन ये। तो यूनिक सॉल्यूशन बोला गया, तो उस केस में ये जो के कांस्टेंट है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? ये जो के की वैल्यू इन चारों ऑप्शन में से क्या होनी चाहिए? तो क्या D करोगे होगी. सॉल्यूशन के लिए? D निकालेंगे। और डी क्या होना चाहिए? जीरो। डी क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। वेरी गुड। तो ही मेरा यूनिक सॉल्यूशन आएगा। और यहाँ से Yes, ये पता करना, जल्दी पता कर लो। तो यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन रख दूं 1 1 1 2 1 -1 3 2 k, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, ओपन कर दोगे तो 1 × k + 2 -1 × 2k + 3 और +1 × 4 - 3, जो पिछला था वही था एक्चुअली। यहां से आ जाएगा आपके पास k + 2 -2k - 3 +1 नॉट इक्वल टू 0। यहां से आ जाएगा -k कितना हो जाएगा? -1 + 1 नॉट इक्वल टू 0। ये भी कट जाएगा तो k नॉट इक्वल टू 0, है ना? यस बोलो। सर।
तो के की वैल्यू 0 होनी चाहिए, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या है? डी। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। वेरी गुड। इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? के 0 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी चलेगा। अगर 0 हो जाएगा तो आपका ये डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, और नॉन 0 रहा तो फिर कुछ भी कर लो कभी भी 0 नहीं होगा। तो आपका यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है? क्या देखो आसान था क्वेश्चन। यस सर। अब जेईई में अगर मान लो ये क्वेश्चन आ गया तो बहुत अच्छी किस्मत है अपनी। अगर अपने वाले सेट में, अपने वाले उस पार्ट में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो अपन अच्छे सॉल्व कर लेंगे। बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना। क्लियर है? चलो एक दो क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। अगेन यहाँ पे बोला, अच्छा मुझे ये बताओ, ये वर्ड यूज हुआ कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंट एक वर्ड ये यूज होता है, और सॉल्यूशन होते हैं। हाँ, और एक वर्ड यूज होता है इनकंसिस्टेंट। ये दो तरह के वर्ड यूज होते हैं, ये 10th में भी यूज हुआ था। तो कंसिस्टेंट में कौन कौन सा केस बनेंगे? कौन से केस आएंगे? यहाँ पे देखो 3 केस है, केस 1, केस 2 और केस 3। तो कंसिस्टेंट में कौन कौन सा आएगा 1, 2 और 3 में? यूनिक मैनी। हाँ, एक तो यूनिक सॉल्यूशन और एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ना? यस सर। आ रहा है समझ में? सेकेंड वाला मतलब कंसिस्टेंट है तो या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर कैसा होगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये दो केस को बोलेंगे पर कंसिस्टेंट, मतलब जहां पे सॉल्यूशन मिल रहा है उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। यूनिक सॉल्यूशन का केस होता है डी नॉट इक्वल टू 0, और इनफाइनाइट का केस क्या होता है? डी इक्वल टू 0 और dx dy dz सबके सब क्या होते हैं? 0 होते हैं, है ना? यस सर। और इनकंसिस्टेंट मतलब कौन सा केस? एक सिंगल केस, नो नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन का क्या होता है कि डी 0 हो जाए और dx dy dz में कम से कम कोई एक क्या हो जाए? नॉन 0 हो जाए। क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो ये कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का वर्ड कभी आ जाए तो ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे बोला लैम्डा की वैल्यू बताओ इस कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब अब आपको यहाँ पे दो केस बनाने पड़ेंगे। कंसिस्टेंट में दो केस बनेंगे ना? यस सर। अगर यूनिक सॉल्यूशन हुआ तो यूनिक सॉल्यूशन का केस आपको निकालने के लिए आपको डी नॉट इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, तो वहां से लैम्डा में कंडीशन आएगी। और इनफाइनाइट में डी dx dy dz सबको 0 करना पड़ेगा, तब वहां से लैम्डा में कंडीशन आएगी। तो यहाँ पे दो सॉल्यूशन, दो तरह के सॉल्यूशन आएंगे। आ रहा है समझ में लैम्डा के? यस सर। इसको मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखो पहला केस यूनिक सॉल्यूशन का डी नॉट इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, तो वहां से लैम्डा का एक केस बनेगा। सेकेंड, इन चारों को 0 से इक्वल करना पड़ेगा, वहां से एक लैम्डा का केस आएगा। तो या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों में और की कंडीशन है। या तो कंसिस्टेंट है मतलब या तो यूनिक सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या तो यूनिक सॉल्यूशन या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो जो भी आंसर आएगा उन दोनों को अपन क्या ले लेंगे? यूनियन। इंटरसेक्शन। यूनियन, और की कंडीशन में क्या लेते हैं? यूनियन। यस सर। दोनों थोड़ी हो सकते हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा Yes, या तो sir. इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, दोनों में से कोई एक केस ही तो बनेगा, है ना? यस सर। तो आप क्या लोगे? यूनियन लोगे। चलो, जैसे यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, तो इनकंसिस्टेंट का एक ही केस है, कौन सा वाला? इनकंसिस्टेंट मतलब क्या? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होती है बताओ? कोई एक जीरो नहीं होगा D1 कोई एक D2 zero। D3 में से। डी तो 0 करना पड़ेगा सबसे पहले, यस सर। कम dx से कम dy कोई में एक, से एक 0 होगा। हाँ डी 0 होगा, और dx dy dz में कम से कम कोई एक क्या हो जाएगा? नॉन 0। तो बताओ इसका आंसर क्या है? करो ट्राई जल्दी से सब लोग। ये तीन इक्वेशन है, x1 x2 और x3 में। तो बताओ इसका क्या ऑप्शन आएगा आपके हिसाब से? सर dx नॉट इक्वल 0 पे लिख दिया। क्या हो गया? सर लैम्डा, ये जो आपने, हाँ बोलो क्या डाउट है, पूछो। सर नो सॉल्यूशन के नीचे जो लिखा है। ये अभी तो सिखाया था, dx dy dz में कम से कम कोई एक क्या हो जाए? नॉन 0। तो सॉल्यूशन कैसा होता है? नो सॉल्यूशन, ये बताया था, अच्छा, है ना? तीन तरह के होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। ठीक है? यूनिक सॉल्यूशन में डी कैपिटल डी नॉट इक्वल टू 0, और नो सॉल्यूशन में कैपिटल डी इक्वल टू 0, dx dy dz में कम से कम एक नॉन 0, और सारे के सारे 0 हो जाए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो डी निकालने के लिए एक्स ये वेरिएबल के कोफिशिएंट लिख दोगे तो लैम्डा 1 1 1 लैम्डा 1 और 1 1 लैम्डा, इस तरह से यहाँ पर डी होगा। और ये कैसा होना चाहिए? 0 के बराबर। यहीं से आ जाएगा ऑप्शन, सिंगल करेक्ट है तो, क्योंकि क्वेश्चन में अपन इनकंसिस्टेंट होगा तो इसको 0 से इक्वेट कर दो। सिंगल करेक्ट क्वेश्चन होगा तो आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहीं से आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो लैम्डा के अबाउट ओपन कर दोगे तो लैम्डा स्क्वायर -1
क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। कैलकुलेशन चेक कर लेना, कहीं मिस्टेक हो तो बता देना। ये आ रहा देखो, है ना? Yes, sir. ठीक है, अब चाहो तो इस या तो क्यूबिक को सॉल्व करो हिट एंड ट्रायल से रख रख के, या फिर इन चारों ऑप्शन को रख रख के देख लो इसमें से किस लैम्डा की वैल्यू के लिए 0 आ रहा है। -2 -2 के लिए, ओके ठीक है। तो -2 अगर रखेंगे इसमें, लैम्डा की जगह अगर मैं -2 रखता हूं तो देखते हैं, -2 का होल क्यूब -3 इंटू -2 प्लस का 2, तो ये कितना आ जाएगा, -8 प्लस का 6 प्लस का 2। वेरी गुड, तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। तो डी लैम्डा इक्वल टू -2 के लिए क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। क्या समझ में आया? सर Yes, sir. 1 सेटिस्फाई कर रहा है। क्या कर रहा है, 1 भी सेटिस्फाई कर रहा है। यस सर। हाँ 1 सेटिस्फाई कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पे 1 ऑप्शन में है ही नहीं अपने पास, है ना? यस सर। ठीक है, चलो। तो ऑप्शन में अगर 1 होता तो फिर प्रॉब्लम होती, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ही इस तरह से दिए आपको कि लैम्डा इक्वल टू -2 आपका सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है? क्यूबिक के तो ऑफ कोर्स 3 सॉल्यूशन आएंगे इसके, है ना? यस सर। उसमें से एक सॉल्यूशन मेरा क्या आ रहा है, -2 वाला, जो ऑप्शन में था मेरे पास। चलो आगे बढ़े। यस सर। Yes. किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। अगेन यहाँ पे द नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, आपको वही पता करना है, डी निकालोगे डीएक्स निकालोगे, तरीका पता चल जाएगा। ठीक है, ओके, यहां तक समझ में आ गया? यस सर। ओके, अब एक लास्ट एक और सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है जिसमें अगर कांस्टेंट टर्म 0 हो जाए, सिर्फ कोएफिशिएंट हो एक्स वाई जेड के ही टर्म हो और कांस्टेंट टर्म सारे 0 हो, तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं होमोजेनियस इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं होमोजेनियस इक्वेशन। इस केस में जो कांस्टेंट टर्म होता है ये क्या हो जाता है, 0। कांस्टेंट टर्म क्या हो जाए, 0। तो ऐसी इक्वेशन जहां पे कांस्टेंट टर्म 0 हो जाए, उस टाइप की इक्वेशन को हम बोलते हैं होमोजेनियस इक्वेशन। Homogeneous. ठीक है, अब होमोजेनियस इक्वेशन में सिर्फ 2 ही केस बनेंगे। अब देखो ध्यान से समझना, अब कांस्टेंट अगर 0 हो रहा है, अब देखो अपन ने अभी डी निकाला था, डीएक्स निकाला था, डीवाई निकाला था और डीजेड निकाला था। तो आपको पता है डीएक्स निकालने के लिए ये तो सेम रहता है, जो पहली कॉलम होता है उससे हम उसको रिप्लेस करते थे D1 D2 D3 से, और यहाँ पे D1 D2 D3 तीनों के तीनों क्या है, 0 है, आया ना? यस सर। तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। यस सर। क्या सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. कॉलम 2 भी मेरा रिप्लेस हो जाएगा, D1 D2 D3, यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, लेकिन इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, 0। और डीजेड में थर्ड कॉलम रिप्लेस हो जाता है D1 D2 D3 से, और यहाँ पे D1 D2 D3 क्या है इस क्वेश्चन में हमारा, D1 जो स्मॉल कांस्टेंट टर्म है वो तीनों के तीनों क्या है, 0 है, होमोजेनियस का केस है, तो यहाँ पे ये भी क्या आएगा, 0 आएगा, है ना? यस सर। अब जो कैपिटल डी है, कैपिटल डी मतलब एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट, मतलब A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3, ये मेरा कैपिटल डी आएगा। मतलब एक्स वाई जेड का जो कोएफिशिएंट होता है ये मेरा कैपिटल डी आता है। अब या तो ये 0 हो सकता है या फिर ये नॉन 0 हो सकता है, दो ही पॉसिबिलिटी। कोई भी नंबर, कोई भी कांस्टेंट की वैल्यू या तो वो 0 होगी या तो नॉन 0 होगी, है ना? यस सर। तो अगर मुझे ये बताओ, अगर ये मान लो ये 0 हो जाए, ये तो तीनों ऑलरेडी 0 है, इसका तो अपन कुछ करना ही नहीं, ये तो होमोजेनियस केस में तीनों के तीनों क्या होंगे, 0 होंगे। और मान लो अगर ये भी 0 हो जाए तो कौन सा केस बनेगा, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। वेरी गुड, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अभी सिखाया था कि डी डीएक्स डीवाई डी सबको सब 0 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और मान लो डी नॉट इक्वल टू 0, तो उसका केस क्या था हमारा, Unique solution. यूनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। एक ही केस बनता है उस केस में, क्या, यूनिक सॉल्यूशन। तो हमेशा ध्यान रखना होमोजेनियस इक्वेशंस में, होमोजेनियस इक्वेशन मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म ना हो, सिर्फ एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट हो, कांस्टेंट टर्म सारी 0 हो, ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं होमोजेनियस इक्वेशन। उसके दो तरह के सॉल्यूशन होंगे, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब कब आएगा, जब मेरा डी इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा, जब मेरा डी नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। बोलो क्या ये समझ में आया? यस सर। तो यहाँ पे दो ही केस बनेंगे, तो आपको सिर्फ डी निकालना है, क्योंकि डीएक्स डीवाई डीजेड तो हमेशा 0 होंगे। तो होमोजेनियस के केस में डी निकालना, डी 0 आ गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, डी नॉन 0 आया तो यूनिक सॉल्यूशन। बस ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? ओके, तो ये सारा यहाँ पे समझा दें। सॉल्व द सिस्टम। अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट क्या, ये होमोजेनियस है? Yes, sir. No, sir. नहीं है, No, sir. यहाँ No, sir. कांस्टेंट टर्म आ रहा है ना, अगर ये 0 होता तो होमोजेनियस होती है ना? यस सर। अब ये क्या है, होमोजेनियस। अब यहाँ पे सारे कांस्टेंट टर्म 0 होते तो ये होमोजेनियस होती है। अब इसको सॉल्व करना है तो या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा या तो नो सॉल्यूशन आएगा। सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, देखो। अच्छा एक चीज और, मुझे ये बताओ, अगर मैं बोल रहा हूँ यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ओनली वन सॉल्यूशन। ओनली वन सॉल्यूशन, है ना? यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ओनली वन सॉल्यूशन। सबको पता है ना?
यस सर। सर एक्स वाई जेड की सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, तो क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हो डायरेक्टली कि ये तो तीन Yes, sir. इक्वेशन है, इसमें ऐसे कौन सी एक्स वाई जेड की वैल्यू होगी जो तीनों को सेटिस्फाई करेगी? 0। जीरो वाली, कि अगर एक्स को मैं जीरो रख दूं, वाई को जीरो रख दूं, जेड को जीरो रख दूं, तो तीनों के तीनों इसमें सेटिस्फाई करेगा, हाँ है ना? यस सर। तो आपका एक्स यूनिक सॉल्यूशन का सिर्फ एक ही केस बनेगा, एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू जीरो, हाँ है ना? ये समझ में आ रहा है? यस सर। अगर मान लो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है, बाकी लोग भी बोलो, आदर्श, हरिओम, निशांत, रोहित, सबको समझ में आ रहा है? बाकी लोग, यस सर यस सर। एवरीवन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेरे पास ये वाला केस बना कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है, तो यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सिंगल सॉल्यूशन, और एक सिंगल सॉल्यूशन कौन सा होगा? जहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों अगर जीरो हो जाए तो तीनों, ये तीनों को सेटिस्फाई करेगा, वो मेरा यूनिक। ऐसे सॉल्यूशन को एक नाम से और जानते, क्या बोलते थे? ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन, हाँ, ये जो नाम होता था ट्रिवियल सॉल्यूशन होता था। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन जब भी यूज हो, इसका मतलब वो कैसा होगा? एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू जीरो, मतलब यूनिक सॉल्यूशन का केस, यूनिक सॉल्यूशन का केस मतलब डी नॉट इक्वल टू जीरो। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है। क्वेश्चन में अगर ये बोलता है तो फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन इज ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल मतलब आपको क्या सोचना है? डी नॉट इक्वल टू जीरो, है ना? यस सर। ट्रिवियल सॉल्यूशन का वर्ड यूज हो रहा मतलब डायरेक्टली आपका कंडीशन अप्लाई करो, जहां पे भी वर्ड यूज हो ट्रिवियल सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या बोलोगे? कैपिटल डी नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब यूनिक सॉल्यूशन का केस, और उस केस में मेरा कैपिटल डी कैसा होगा? नॉन जीरो होगा, ठीक है? और वहीं पे अगर वो बोलता है नॉन इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी एक्स वाई जेड की, ठीक है? तो उस केस में मेरा क्या हो जाएगा? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ऐसे केस को क्या बोलता हूं मैं? नॉन ट्रिवियल। अगर एक ट्रिवियल होगा तो बच्चा क्या हो जाएगा? नॉन ट्रिवियल हो जाएगा ना, है ना? यस सर। एक ट्रिवियल सॉल्यूशन तो दूसरा क्या हो जाएगा? नॉन ट्रिवियल। नॉन ट्रिवियल मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या? डी इक्वल टू जीरो। इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या? डी इक्वल टू जीरो। तो ये आपको ध्यान रखना। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन में हमने ये देख ली इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन की कंडीशन डी नॉट इक्वल टू जीरो, और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की कंडीशन डी इक्वल टू जीरो। बस ये दो वर्ड ध्यान रखना। क्वेश्चन में अगर बोल रहा है नॉन ट्रिवियल, तो नॉन वर्ड यूज हो रहा है तो इक्वल टू जीरो करो, उल्टा करना है काम, ध्यान रखना, ये भूल जाते हैं जनरली। नॉन ट्रिवियल बोल रहे हैं मतलब क्या करोगे? नॉन बोला है तो डी इक्वल टू जीरो। जीरो, ध्यान रखना, उल्टा करना। अगर यहाँ पे नॉन बोला है तो इक्वल टू जीरो, और नॉन वर्ड यूज नहीं किया है तो नॉट इक्वल टू जीरो। अगर बोला ट्रिवियल सॉल्यूशन तो क्या करोगे? डी नॉट इक्वल टू जीरो। क्या याद रख लोगे? यस सर। यस सर। जेई में डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे आता है कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो लेमडा की वैल्यू बता, तो नॉन ट्रिवियल मतलब डी इक्वल टू जीरो, ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो लेमडा की वैल्यू बता, तो डी नॉट इक्वल टू जीरो। बस ये दो चीज आपको ध्यान रखनी। ये कब अप्लाई करोगे? होमोजीनियस का केस, जहाँ पे इक्वेशन कैसी हो? होमोजीनियस, ठीक है? जैसे यहाँ पे ये सब क्या? होमोजीनियस। अब जैसे यहाँ पे क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा सच दैट दिस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है? डी इक्वल टू 0। सबको याद है ना? इनफाइनाइट सॉल्यूशन की क्या कंडीशन है? डी इक्वल टू जीरो। तो डी को इक्वल टू जीरो करोगे, आपके पास लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, हाँ है ना? यस यस सर। सर ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना। यहाँ से आप इसको यहाँ से इसको डी इक्वल टू जीरो करोगे, डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे तो आपके पास लेमडा आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, ट्राई कर लेना घर पे प्रैक्टिस। अब देखो जेई 2023 में आया था कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन देन एबीसी सेटिस्फाइड। नॉन जीरो का मतलब क्या है? नॉन जीरो सॉल्यूशन मतलब कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आ रहा है, होमोजेनियस इक्वेशन है, डी इज इक्वल टू जीरो। है ना? होमोजेनियस इक्वेशन में अगर नॉन जीरो सॉल्यूशन आ रहा है मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। यस सर। होमोजेनियस इक्वेशन है, नॉन जीरो सॉल्यूशन आ रहा है मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन केस में डी मेरा क्या होगा? जीरो जीरो। 0। आया ना? आगे समझ में कर लोगे ट्राई? यस सर। ठीक, तो डी इक्वल टू जीरो को तो एबीसी में आपके पास कोई ना कोई रिलेशन आएगा इन चार ऑप्शन में से, वो देख लेना, ठीक है? यहां तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। सर अब इसका एक दो एप्लीकेशन होते हैं और होते हैं, फटाफट देख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब अगर मान लो मेरे पास एक ट्राइंगल है जिसके तीनों कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है। कोऑर्डिनेट्स, ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट है मान लो x2, y2, और सी का कोऑर्डिनेट मान लो x3, y3। अब इस ट्राइंगल का मुझे अगर एरिया निकालना है तो एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता था? बोलो। हाफ 1/2 डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट ऑफ सर x1 y1 और लास्ट वाला 1। हाँ, x1 y1 1, x2 y2 1, और x3 y3 1। ये कोऑर्डिनेट्स की यहाँ वैल्यू पुट अप कर दोगे, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, तो इससे आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा, हाँ है ना? यस सर और यहाँ पे ना मॉड लगा देना, क्योंकि डिटरमिनेंट तो नॉन जीरो भी हो सकता है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे अपन? मॉड, ठीक है ना? ताकि आंसर कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव। क्लियर है? यस सर
ओके, तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला बेसिक, ठीक है। अगर मान लो ये डेल्टा अगर 0 आ जाता है तो इसका मतलब क्या है? कोलिनियर। हाँ, अगर ये डेल्टा Point 0 मतलब ट्राइंगल collinear। का एरिया 0 होगा, ट्राइंगल का एरिया 0 हो जाएगा, वो केस क्या बन जाएगा कि तीनों पॉइंट एक लाइन में लाई कर रहे हैं, हाँ है ना? यस सर, एक Yes, लाइन। अगर तीनों के तीनों पॉइंट अगर एक सिंगल लाइन में लाई कर रहे हैं तो उस केस में मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा? 0। Collinear। तो ऐसे कहो बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, तो मतलब 3 पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे? कोलिनियर, है ना? यस यस सर, सर। ये भी ध्यान रखना, अगर 3 पॉइंट की कोलिनियरिटी चेक करने को बोला तो आप डेल्टा निकाल लो, डेल्टा अगर 0 आ जाता है मतलब पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे? कोलिनियर, ठीक है। जैसे यहाँ पे बोला इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 8 तो वैल्यू ऑफ के, अगर आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल 8 है मतलब यहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड दिया हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा? हाफ ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, है ना? यस सर। यस इस सर। एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू मतलब इसके मैग्नीट्यूड की मॉड की वैल्यू किसके बराबर है? 8 के 8। बराबर है। तो आपको हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ क्या क्या आएगा बताओ? -4, बोलो 0 1 1, फिर 0 2 1 0 2 1 और फिर 0 K 1। 0 के 1, ठीक है। इसके डिटरमिनेंट को सॉल्व करना और इक्वल टू, अब मॉड हटेगा तो वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस, है ना? तो हाफ -4 0 0 0 2 के 1 1 1 इक्वल टू या तो +8 आएगा या तो -8 आएगा, ठीक है, क्योंकि मॉड के ऊपर, क्योंकि मैग्नीट्यूड 8 है ना, तो इसकी हो सकता है एरिया ऑफ ट्राइंगल 8 आ रहा हो या फिर हो सकता है -8 आ रहा हो, दोनों केस में एरिया तो कितना होगा? 8 ही होगा। यस सर। इसलिए मॉड को हमको दो तरीके से ओपन करना पड़ेगा, ये 2 उधर चल जाएगा और इसको -4 के अबाउट, सॉरी डिटरमिनेंट है, ये डिटरमिनेंट है, तो डिटरमिनेंट को -4 के अबाउट ओपन कर दोगे तो -4 इंटू 2 - k इक्वल टू +-16, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से k की आपके पास 2 वैल्यू आ जाएगी, है ना? यस सर। ठीक, एक बार प्लस के साथ लेना, एक बार माइनस के साथ सॉल्व करना, तो k की 2 सॉल्यूशन आएंगे। यस सर। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी आपको पता चल गया। एक और होता है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ स्ट्रेट लाइन। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है? कि अगर मान लो 3 लाइन है, 3 लाइन को कॉन्ग्रुएंट कब बोलूंगा? 3 लाइन है मेरे पास, 3 तरह की लाइन है, वो कॉन्ग्रुएंट कब होगी? जब वो तीनों की तीनों क्या करें? एक सिंगल पॉइंट से क्या करें? पास करें, हाँ है ना? यस सर, यस सर। अगर 3 लाइन है L1 L2 L3, उसको हम कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे? जब वो तीनों के तीनों लाइन एक सिंगल पॉइंट से पास करे तो मेरी लाइंस कैसे हो जाएगी? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। अब पता कैसे करें कि लाइन कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं? उसका भी डिटरमिनेंट से यूज कर सकते हैं। मान लो लाइन L1 L2 L3, इन तीनों की आपको इक्वेशन गिवन है और पूछा है कि क्या ये लाइन कॉन्ग्रुएंट है? कॉन्ग्रुएंट मतलब कि क्या ये तीनों लाइन एक सिंगल पॉइंट से पास करती है, ये चेक करके बताओ। तो मान लो L1 की इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता है लाइन की इक्वेशन। सेकंड लाइन की इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 और थर्ड लाइन की इक्वेशन है मान लो a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं ये पता अगर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक डिटरमिनेंट निकालोगे आप इसी का, a1 इनके कोएफिशिएंट का, b1 c1, फिर a2 b2 c2 और a3 b3 c3, ये जितने भी कोएफिशिएंट इसका क्या निकालोगे? डिटरमिनेंट। इसका क्या निकालोगे? डिटरमिनेंट। अगर ये 0 आ जाता है तो मतलब कॉन्ग्रुएंट। क्या बोलोगे आप? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब all three lines passes through one point, passes through या फिर intersect at one point, all three line intersect at one point, और ऐसी लाइन को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट लाइन। और कॉन्ग्रुएंट लाइन का चेक करने का तरीका कि इनके कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 0, हाँ है ना? यस सर। ओके, किसी को डाउट हो तो पूछ लेना अनम्यूट करके, ठीक है। तो इक्वल टू 0 को तो लाइंस कैसे हो जाएगी? कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर व्हिच द लाइंस आर कॉन्ग्रुएंट, तो अगेन डिटरमिनेंट 0 से इक्वेट कर दोगे, हाँ है ना? यस सर, 2 1 -1 a 3 -3 3 2 -2, इसके डिटरमिनेंट को आप 0 से इक्वेट कर देना, यहाँ से आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो सॉल्व आप कर लेना, कैलकुलेशन में नहीं करवा रहा हूँ। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके गुड। तो देखो आपकी थ्योरी तो कंप्लीट हो चुकी है। अब आपका क्या काम है कि आपको इसके PYQ सॉल्व करना है। बिटली लिंक पे सारे PYQ मैंने अपलोड कर दिए, तो एक बार आप आज चेक कर लेना। एक सेकंड में आपको भी दिखा देता हूँ। सबको स्क्रीन दिख रही है क्या? यस सर, देखो ये तो ये तो शुरू के 3 लेक्चर थे जिसकी लिंक्स और नोट्स अपलोड हो चुके हैं। यहाँ पे 3 तरह के PYQ हैं, डिटरमिनेंट्स के PYQ, मैट्रिसेस के PYQ, और एक और मैं यहाँ पे डाल दिया 2023 मतलब पिछले साल जो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स से कुछ क्वेश्चन आए थे उसकी PYQ। क्लियर है? थोड़े से ही है इसमें, तो जितने जितने मिले थे उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे डाल दिया।
समझ में आ रहा है? यस सर। तो आपका काम क्या है? अब देखो मैंने थ्योरी आपको समझा दी, सब कुछ कॉन्सेप्ट कवर हो चुके हैं, अब आपका काम है कि इनकी प्रैक्टिस करो, ठीक है? या फिर पर इसमें प्रॉब्लम ये, इसमें सॉल्यूशन भी गिवन है, तो क्या करूं मैं, सॉल्यूशन हटा के दूं या फिर खुद से कर लोगे ट्राई ईमानदारी से? कर यस लेंगे। सर कर लेंगे। ईमानदारी। ऐसा मत करना कि डायरेक्ट सॉल्यूशन से देख देख के फटाफट कर लो, खुद से ट्राई करना, नहीं समझ में आया तो सॉल्यूशन देखना, है ना? और टाइम लिमिट में सॉल्व करना, कि क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे तो एक टेस्ट पेपर टाइप बैठ जाना कि हाँ ये 1 घंटे का 1.5 घंटे का टेस्ट पेपर, इसको फटाफट मैंने सॉल्व कर लिया। और आपको जो क्वेश्चन लगे ना बहुत आसान है, हो जाएंगे, तो उसको सॉल्व मत करना, आगे बढ़ जाना। क्लियर है? यस सर। तो ही आपका टाइम सेव होगा, तो ही आप इसको पूरा कर पाओगे। तो ये ध्यान रखना, ये अपना कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में इसमें से जो डाउट्स होगा वो अपन ले लेंगे, तो आप डाउट्स निकाल के अपनी कॉपी में अलग ही लिख लेना, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। जो भी डाउट्स हो डायरेक्ट पूछ लेना कि सर ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया या फिर ये नहीं है, ठीक है? और डाउट्स अगर क्लियर हो गए, सब कुछ क्लियर हो गया, तो फिर अपन अपना अगला जो टारगेट था स्टैटिस्टिक्स वो चालू कर देंगे। क्लियर है? यस सर। ओके ठीक है। अब आपकी क्लास शाम को होगी। आज फिजिक्स का जो 12th वाला पोर्शन है उसकी क्लास होगी 5 बजे, ठीक है? तो शाम को आपकी 3 क्लास है, तो अब आपका अब 9 से लेके 5 तक आपका टाइम है सेल्फ स्टडी का, उसको आप पढ़ लें। क्लियर है? यस सर। थैंक यू। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। Thank you, sir. बाय सर।